हाँ, ये इन सभी पॉइंटों में और है ना, इन ये तो बता दिए, इन दोनों ने बता दिए, अब इनमें कुछ और ऐड ऑन करना है। हाँ, आप में से किसी, आपने किया था पहले हाथ खड़ा? ओके, दिखाएंगे मतलब आप उनको, है ना, कोई उदाहरण है ना, उदाहरण, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कहाँ था? हाँ, इधर ही शामिल कर लेते हैं, ऐड, चलो ठीक है ना, ऐड कर लेते हैं। ओके, हाँ, एक इधर पीछे से भी किया था हाथ खड़ा किसी ने, हाँ बताइए। ठीक है, मैनेजमेंट को या फिर बोलेंगे निगरानी तंत्र, ज्यादा बढ़िया रहेगा, निगरानी। ओके, हाँ इधर, हाँ बताइए। शर्मिंदा करना, मैं बता चुका हूँ क्या पीनर जी का, मैं वही उदाहरण देने वाला था, मेरी तो पहले ही वो बंदर वानर गैंग थी, एक तो डब्बा गैंग और वानर गैंग, वानर सेना, वानर सेना और डब्बा गैंग। डब्बा गैंग जो थी वो शहर के लिए थी, डब्बा गैंग शहरों के लिए थी, और वानर सेना थी गांव के लिए। बताऊंगा क्या होती है ये, नरहरि जी का बहुत शानदार उदाहरण है, उन्होंने जब सीहोर क्लास में आए थे तो बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई थी इस पे। और बताएं, हाँ इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहें? हाँ, योजना, ये योजना तो है ना, इस योजना के माध्यम से आप कैसे लोगों की मनोवृत्ति बदलोगे? एजुकेशन में ऐड करके, ये भी हो जाएगा, एक है कि एजुकेशन में ऐड कर देंगे हम लोग इसको, एजुकेशन में ऐड कर दिया ना, हाँ ऐड, ठीक है भाई। और हाँ, स्थानीय प्रभावक की, प्रभावक वो भी स्थानीय स्तर का, या फिर बोलेंगे दूसरे शब्दों में जनप्रतिनिधि। वो सारा आ जाएगा जनप्रतिनिधि में, स्थानीय धर्म गुरु, स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति, सब आ जाएगा उसमें। हाँ हाँ, हाँ स्टूडेंट के एग्जाम्पल को देकर के ना, स्टूडेंटों की हेल्प ले सकते हैं, स्कूल है ना, कॉलेज और स्टूडेंट जो सोसाइटी है उनको हम ज़्यादा जल्दी समझा पाएंगे ना। और बताएं, रिवॉर्ड आ जाएगा, रिवॉर्ड हो गया, ओके। और आप लोग भी सोच सकते हो, ये लाइन बोलती क्यों नहीं है? आप लोग बोलते हो ना इधर से, क्यों भाई बोलते क्यों नहीं हो? क्या नाम है यार, नाम भी चल रहा है, प्रेम क्या नाम था? प्रेमांश, आप ही हो ना? अरे ये आगे भैया जो बैठे, हाँ अमन, हाँ अमन, बोलते क्यों नहीं हो? सुन रहे हो? चलो अच्छी बात है, सुनना भी एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा श्रोता होता है। मुझे लगता है जब आप बोलोगे सब चुप हो जाएंगे ना। चलिए, अब आप लोगों ने सही बताया, जितना भी बताया सही बताया ना, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। ये सारे उदाहरण याद रख लेना सभी लोग, ये सारा काम किया जा सकता है पर्सुएशन कम्युनिकेशन में। पर्सुएडर आप हो, आपको ये प्रयास कर सकते हो। कुछ और ऐड कर रहे हो विश्वास? हाँ, प्रतिस्पर्धा, ये भी हो जाएगा, ऐड कर लेंगे ना। प्रतिस्पर्धा की भावना करके वही आ जाएगी, प्रतिस्पर्धा की भावना, ठीक है, जुर्माना आ जाएगा दंड में। हाँ ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यही सारे उपाय जो उन्होंने किए थे पी नरहरि जी ने। बस ये बता देता हूँ, डब्बा गैंग क्या है ना, एक छोटे बच्चों का दल क्या था कि बना दिया उन्होंने डब्बा गैंग के माध्यम से। तो जो शहरों में जो लोग खुले में शौच करते थे, छोटे छोटे बच्चों की टोली बना करके वो लोग निकल जाते थे सुबह सुबह 4 या मैंने उन्होंने टाइम निकाला फॉलोअप का 4 से 6 या 7 बजे के बीच में, क्योंकि 7 बजे के बाद उजाला हो जाता है तो जनरली उजाले में लोग शौच के लिए नहीं जाते हैं।
तो उन्होंने उस टाइम पे कुछ छोटे बच्चों का दल बनाया जो क्या करता था, कोई सोच कर रहा है तो उसका जो बच्चे थे वो डब्बा जो रहता था ना उसको लात मार के गिरा देते थे तो वो शर्मिंदा हो जाता था। ऐसे गांव में किया वानर सेना के माध्यम से। तो ये फॉलो अप लगातार उन्होंने 6 महीने तक किया इंदौर में, लगातार खुद 6 महीने तक बंदा IAS होकर के, जिले का कलेक्टर होकर के 6 महीने तक लगातार जाता है, हर गांव का भ्रमण करता है, शहरों के एरियो का भ्रमण करता है, अपनी टीम को भेजता है, क्योंकि अगर लीडर निकलता है ना तो फिर टीम वैसे ही एक्टिव हो जाती है। तो उनकी टीम उनके साथ ही दल बनाए, उन्होंने फॉलो अप किया लगातार। जहां दंड दे सकते थे उन क्षेत्रों को दंड भी दिया गया, जहां रिवॉर्ड दे सकते थे उनको रिवॉर्ड भी दिया गया, अपने व्यक्तिगत उससे भी रिवॉर्ड दिया, व्यक्तिगत सैलरी से भी। ये सारे काम उन्होंने किया मानसिकता बदलने के लिए, लोकल के लोगों के उदाहरण लिए, जनप्रतिनिधियों की मदद की, वो सारे काम उन्होंने किए और इंदौर को स्वच्छता में प्रथम ला दिया, है ना। अब ये क्या होता है, अब धीरे धीरे उनके बिहेवियर में वो चीज आ गई इंदौर वालों के में। अब 6 महीने तक आप किसी चीज को करोगे तो 7वें महीने आप उसके आदी हो ही जाओगे। तो अब एक नया शब्द चलता है कि हर क्षेत्र के लोगों में स्वच्छता की भावना तो पैदा की जा सकती है, पर इंदौरियत नहीं। इंदौरियत मतलब इंदौर के लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि वो अगर किसी व्यक्ति को गंदगी करते भी देखते हैं ना तुरंत उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो या तो उससे बोलेंगे कि ये करो, नहीं तो जुर्माना के लिए वहां भेज देते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। इसीलिए अब उनके अंदर इंदौरियत आ गई, मतलब कि एक स्वच्छता के प्रति एक अच्छी भावना आ गई। तो हम भी सीख सकते हैं, जबलपुर वालों में भी जबलपुरियत आ सकती है ना, सतना वालों में भी सतनियत आ सकती है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, उदाहरण दीजिए आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो ना, कोई भी आपने अगर प्रैक्टिकल उदाहरण है तो और अच्छी बात है ना, करिए। उन्होंने किया है, वो तो एक IAS के जीवन का जीता जागता उदाहरण है भाई। उन्होंने हकीकत आकर के यही बात हमें, जब उनसे हम जाकर के भी, मैं कुछ लोगों की जो सीहोर से थी और सतना से कोई टीम थी, तो उन टीम को ले जाकर के मैंने, जब वो कहाँ पर है, वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के सचिव हैं, वहाँ पर उनको जब मिलाया वल्लभ भवन में ले जाके, तो वहाँ पर भी उन्होंने वही बात कही। उनका इंटरव्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी किताबों में, संस्था की एक मैगजीन आई थी ना व्हाइट कलर की, उसमें उनका वही उदाहरण था। तो वो हर जगह पे उस बात को कहते हैं कि हमने डब्बा गैंग बनाई, ये बनाई, तो आप भी उदाहरण दे सकते हो। विधि एवं आचार नीति मानव आचरण को नियंत्रित करने, मानव आचरण को नियंत्रित करने में 2 उपकरण माने जाते हैं, और आचरण के सामने सामाजिक अस्तित्व के लिए सहायक बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानव आचरण को नियंत्रित करना, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें शामिल हो जाएगा। पर यहाँ पर मदद किसकी बात ली जा रही है, विधि और आचार नीति की, ठीक है। एक तो यहाँ पर बात कर रहा है वो लॉ, यानी विधि, और आचार नीति मतलब एथिक्स, कि कहाँ पर हमें कानून की मदद ले सकते हैं जो कि मैंडेटरी होता है, कहाँ पर हम लोग स्वेच्छा से भी नैतिकता की पालन कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये इसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये वाला एक प्रश्न पूछा गया था, जीवन, कार्य, अन्य व्यक्तियों, समाज के प्रति हमारी अभिवृत्तियां आमतौर पर अनजाने में परिवार एवं सामाजिक परिवेश के द्वारा रूपित की जाती है। प्रश्न समझो, बड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है, UPSC 2016 में पूछा गया था। सामाजिक परिवेश के द्वारा रूपित हो जाती है, जिसे हम बड़े होते हैं, अनजाने में प्राप्त इनमें से कुछ अभिवृत्तियां मूल्य अक्सर आधुनिक लोकतंत्र एवं समतावादी समाज के नागरिकों के लिए अवांछनीय होते हैं। मतलब कि हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी वाले देश में अभिवृत्तियां हमें हमारे परिवार से मिलती है, हमारी संस्था से मिलती है, जो भी हम लोग जहाँ पर पालन पोषण करते हुए बड़े होते हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ खिलाफ भी होती है, जैसे डेमोक्रेसी का मतलब होता है सभी को वैचारिक स्वतंत्रता, सभी प्रकार की स्वतंत्रता। तो अब जैसे मान लो कि किसी महिला की स्वतंत्रता है, महिला स्वतंत्र है कि वह जो चाहे अपने जीवन के अनुसार आचरण कर सकती है, लेकिन एक्स समाज के व्यक्ति अभिवृत्ति बना दे कि जो महिला अगर वेस्टर्न ड्रेस पहनेगी, मतलब कि जींस और शर्ट पहनेगी, तो वो क्या है, समाज के खिलाफ है या फिर हमारे धर्म के खिलाफ है, तो वो गलत है। तो यहाँ पर क्या, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है सभी का अपने आप में एक व्यक्तिगत अधिकार है, ठीक है। कौन सा क्या पहने, क्या खाए, क्या रहे, उसका एक व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता है, ठीक है। हम लोग धारणा बना देते हैं जनरली
कि एक्स जाति का व्यक्ति यही काम करेगा, तो ये गलत है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से कोई भी ऑक्यूपेशन चुन सकता है। तो कुछ अभिवृत्तियां हम लोग बना देते हैं। अब मान लो मैं उच्च जाति में पैदा हुआ और कोई व्यक्ति निम्न जाति में पैदा हुआ, मेरे घर वालों ने मेरे अंदर वो मेंटेलिटी डाल दी कि निम्न जाति के बच्चे से आप नफरत करिए, क्योंकि अगर आप नफरत नहीं करोगे तो वो ये गंदा काम करता है, या वो उनका काम ऐसा गंदा है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे अंदर वो मनोवृत्ति बचपन से भर दी गई। पर हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और अभी संविधान लागू हो चुका है, उसके बाद ये कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि एक्स काम एक्स जाति का व्यक्ति या एक्स धर्म का व्यक्ति करेगा, नहीं। तो कुछ अभिवृत्तियां क्या हो जाती है, नकारात्मक होती है, जो कि हमारा जो आधुनिक लोकतंत्र है और समतावादी समाज है। समतावादी मतलब सभी को साथ में लेकर चलने वाला समाज है, सभी को समानता की नजर से देखने वाला समाज है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, उस अभिवृत्ति को कैसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये बात कह रहा है, आज के शिक्षित भारतीयों में विद्वान ऐसे वांछनीय मूल्यों की विवेचना कीजिए। आजकल पढ़े लिखे, मैंने देखा है रियलिटी, पढ़े लिखे क्या, मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूं। कर्नाटक के सीएम थे, क्या नाम था, नाम रेड्डी थे, कोई रेड्डी, अब पीछे रेड्डी याद रहा, आगे पता नहीं क्या थे, है ना। तो नहीं, जगनमोहन, वो तो यहाँ के हैं, तेलंगाना के। तो कर्नाटक के सीएम थे, है ना। अब वो क्या था कि एक बार कहीं जा रहे थे किसी दौरे से, तो उनकी गाड़ी पे कौवा बैठ गया, देखा होगा, कौवा बैठ गया। उन्होंने गाड़ी बदलवा दी। पूछा कि भाई गाड़ी क्यों बदलवाई, कि किसी ने मुझे बोला है कि कौवा अगर गाड़ी पे बैठ जाता है तो क्या होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। इतना पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन आदमी, उसने कौवे से डर लगा और वो मनोवृत्ति, क्योंकि उसके पहले ही दिमाग में भर गई थी, वो भाव उसके दिमाग में पहले ही भर दिया गया कि अगर किसी गाड़ी पे कौवा बैठ जाएगा तो आगे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। इतना व्यक्ति, अब वो सोचिए वो क्या सीख देगा। वो बहुत वायरल हुआ, वो वायरल के मतलब बहुत सारे लोगों पे प्रभाव पड़ा कि ये हमारे पढ़े लिखे समाज के हमारे जनप्रतिनिधि। ऐसे एक व्यक्ति का उदाहरण नहीं है, हमारे सामने ऐसे हजारों उदाहरण जो कि होते हुए भी, हाँ वही बिल्ली रास्ता काट गई, यही ये भी प्रैक्टिकल है। आपने एक नाम सुना होगा, एक बहुत फेमस मोटिवेशनल व्यक्ति है, शिव खेड़ा, शायद किसी ने सुना हो। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे, तो गाड़ी वाले ने देखा कि बिल्ली रास्ता काट गई, बोलो चलो भाई, कि नहीं जा सकते, क्यों, मुझे लेट हो रहा है। तो वो बिल्ली रास्ता काट गई, तो अब क्या करेंगे कि कोई व्यक्ति पहले गुजरेगा ना, तो वो फिर उसके बाद चलेंगे। अच्छा, तो मतलब दूसरे का एक्सीडेंट हो जाए, लोगों की ऐसी मानसिकता है। नॉर्मल घरों में होता है ना, और आप लोग भी करते हैं। कई सारे लोग अभी भी कुछ सारे बुरे ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं जो सही नहीं है। यही कह रहा है आज के शिक्षित भारतीयों में। भाई अनपढ़ों की बात अलग है जो नहीं पढ़े, लेकिन आज के शिक्षित भारतीयों में क्या है, ये गलत है, अवांछनीय मूल्य आ गए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, जापान में धारणा शुभ मानी जाती, ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि ये भी धारणा, अरे बिल्ली जानवर है यार, शुभ मानो अशुभ मानो, उससे क्या फर्क है, उसको जानवर मानो, ठीक है। अच्छी धारणाओं बुरी धारणाओं पर वो अवांछनीय है। हाँ, सीधी सी बात यही है, बिल्ली कहीं जा रही है, सही बात है। सेकंड है, ऐसी अवांछनीय अभिवृत्तियों को बदला कैसे जा सकता है, हाउ, कैसे बदलेंगे भाई, बिहेवियरल चेंज कहाँ गया, स्किल, कैसे बदला जा सकता है ऐसी एटीट्यूड को, ठीक है। तथा लोक सेवा के लिए आवश्यक समझाने वाले सामाजिक नैतिक मूल्यों को आकांक्षी तथा कार्यरत लोक सेवकों में किस प्रकार से संवर्धित किया जा सकता है। आवर एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, वर्कर्स, अदर पीपुल एंड सोसाइटी, ये तो बहुत आगे तक चला गया। हाँ, सेकंड ये रहा, क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन सच अनडिजायरेबल एटीट्यूड्स बी चेंज्ड एंड सोशल एथिकल वैल्यूज considered necessary in the public services in cultivated in the aspiring and serving civil servants। सोचिए क्या कह रहा है वो कहने का ये प्रयास कर रहा है कि कैसे हम बदल सकते हैं, और बदल ही नहीं सकते। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, एज ए ऑफिसर आप अपने जीवन में उन नैतिक मूल्यों को धारण करते हुए कैसे उसका यूज या उपयोग उसका आप कर सकते हो। तो आपको पता है बदला जा सकता है, अभिवृत्ति किसी की भी बदली जा सकती है। बताऊं कैसे, उसी उदाहरण को बार बार दोहराऊं, वही जो नरहरि जी ने किया कि बार बार 6 महीने तक लगातार फॉलोअप किया। एक कहानी आप लोगों ने शायद सुनी होगी, एक व्यक्ति थे,
एक बार वो कहीं किसी प्रोग्राम में कोई मतलब ऐसे मान लेते हैं एक पंडित जी थे, या मैं पंडित जी कोई धर्म सूचक नहीं ले रहा, बस एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, है ना, ताकि आपको कहानी समझ में आए। वो एक बार हवन वगैरह करने के बाद में क्या कहीं जा रहे थे, तो हवन वगैरह उन्होंने किया, तो व्यक्ति ने उसको क्या किया, गाय का बछड़ा दान में दिया। ठीक है, तो गाय का बछड़े को अपने साथ में ले जा रहे थे, गऊ का दान किया मतलब, तो वो जा रहे थे। अब रास्तों में 4 ठग थे। उन चारों ठगों ने सोचा कि कैसे इसके जो गाय का बछड़ा है कैसे इनको छीना जाए, क्योंकि बछड़ा बड़ा सुंदर है, इसको हमें छीनना है पंडित जी से। तो उसने क्या किया, उन्होंने प्लानिंग कर ली भाई, ठगों ने क्या कर ली, प्लानिंग कर ली कि इस व्यक्ति से गाय का बछड़ा हमें छीनना है, क्योंकि बछड़ा बहुत सुंदर है और हमें अपना काम के लिए यूज करना है। उन्होंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से जहां से पंडित जी को गुजरना था, सिर पर वो छोटा बछड़ा था, तो उसको सिर पर रख लिया। तो ऐसे चल ले जा रहे थे, तो अब वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पंडित जी जा रहे हैं, एक ठग यहाँ रुक गया, कुछ दूरी पर एक यहाँ रुक गया, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, प्लानिंग उन्होंने पूरी कर ली कि हम कैसे करेंगे। पहला मिला, बोला पंडित जी राम राम, कहाँ जा रहे हो? कि हम साहब वहां से आए थे फलाने व्यक्ति के यहाँ से, हमने पूजा पाठ किया, तो उन्होंने हमें बदले में गाय का बछड़ा मतलब गैया दान में दी। ठीक है, ये उन्होंने मान लिया। तो कहा कि कहाँ गाय का बछड़ा, आपके सिर पर तो ये गधे का बच्चा रखा हुआ है। तो क्या कि अरे नहीं यार, बेवकूफ़ क्यों बता रहे हो हमें? फिर उन्होंने उतार के देखा, नहीं हाँ गाय का बछड़ा है, बेवकूफ़ समझते हो हमें, है ना। ठीक है, आगे बढ़ गए। मन में डाउट हो चुका था, यार ऐसा क्यों बोला इसने, सोचते हुए जा रहे थे। फिर अगले डिस्टेंस में सेकंड पर्सन मिला, बोला कि नमस्ते पंडित जी, और कहाँ से आ रहे हो? फिर उन्होंने बोला कि फलाने वहाँ से आ रहे थे, ऐसा ऐसा। कि ये गधे का बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि अब तुम भी बेवकूफ़ हो गए हो, क्या शराब पी लिया तुमने? ये गधे का बच्चा है, गाय का बछड़ा है, देखो बढ़िया, देखो उतार के दिखाया, गाय का बछड़ा है। अरे यार पंडित जी क्या बात करते हो, गधे का बच्चा है, आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। पंडित जी को डाउट हो गया कि यार सही बोल रहा है झूठ? नहीं नहीं झूठ, सही बोल रहा है, मैं सही हूँ, मुझे दिख रहा है यार, अंधेरा तो थोड़ा हो ही रहा था। तीसरा पर्सन फिर कुछ समय आगे गए, मन में सोचते जा रहे थे, थोड़ा डाउट हो चुका था खुद के ऊपर, सेल्फ डाउट बोलते हैं इसको। अगर थर्ड पर्सन मिला, फिर वही डायलॉग, ये गधे का बच्चा लेके कहाँ जा रहे हो? उनका तुम भी बेवकूफ़ हो गए हो कि नहीं गधे का बच्चा नहीं, गाय का बछड़ा, यार गाय का ही दिया है उन्होंने मुझे, वो बेवकूफ़ थोड़ी बना सकते हैं मुझे। नहीं नहीं आप मानो या ना मानो, ये तो गाय गधे का बच्चा ही है। उन्होंने कहा ठीक है, होगा जो भी होगा, मैं तो ले जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे गए, फोर्थ पर्सन मिला। अब ये फोर्थ मिला, तो फोर्थ के सामने भी वही घटना हुई, नमस्कार पंडित जी, कहाँ से आ रहे हो? ये गधे का बच्चा कहाँ से ला रहे हो? पंडित जी ने कहा यार आप सही कह रहे हो यार, ये गधे का ही बच्चा है। एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, दूसरा बोल सकता है, तीसरा बोल सकता है, चौथा नहीं बोल सकता। सही कह रहे हो, ये गधे का ही बच्चा है। फेंक करके भाग के चले गए। क्या हो गया? खुद के ऊपर डाउट कर लिया। तो जब 4 ठग मिलकर के, एक कहानी बता रहा हूं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि 4 ठग मिलकर के एक व्यक्ति की मनोवृत्ति बदल सकते हैं, है ना, गाय के बछड़े को गधे का बच्चा बना सकते हैं। तो क्या हम अपने अच्छे कार्य के लिए किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं ना। यही है क्या, मनोवृत्ति परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज। बार बार उस व्यक्ति को दोहराएं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एक दिन वो मान लेगा कि आपने सही कहा था कि ये गलत है, और उस कुरीति को, उस रूढ़िवादिता को वो छोड़ देगा। समझ पाए? हम बिहेवियरल चेंज कर सकते हैं। अब बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपको बस ध्यान रखना है कि 250 या कितने शब्दों में पूछा गया है? 150 में बस आप उनका जिक्र करिए, उनको गहराई से मत बताइए ना। कुछ ऐसे जो फेमस हो सकते हैं उनको आप ध्यान रखें। हाँ, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर सॉल्यूशन पे काम करेंगे। हाँ, अब इस पे आप अब देखिए ना, डाउरी हो सकता है, वुमेन एजुकेशन को लेकर हो सकता है ना, वुमेन कल्चर को लेकर के हो सकता है ना, युवाओं के प्रति बुजुर्गों का हो सकता है कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे जो सोशल मुद्दे जो जनरली बहुत ज्यादा प्रभावी है। हाँ, आप क्या हो, आप क्या बनने जा रहे हो? ऑफिसर के लिए क्या है? रूल्स को फॉलो करना और करवाना। रूल्स क्या कहता है? डोवरी लीगल है या इलीगल है? बस उसको ध्यान रखें।
सामने वाले की मनोवृत्ति कैसे बदलोगे उसकी प्लानिंग आप करिए कि कैसे मुझे डोरी को सही करना है। दहेज, दहेज, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्य तथा नैतिकता से आप क्या समझते हैं? व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना भी किस प्रकार महत्व है? ये नहीं है ना, ये मनोवृत्ति वाला नहीं है, इसको छोड़े। कहाँ गया? हाँ ये रहा, इसको समझा रहा था। एक इमोशनल इंटेलिजेंस का उठा लेते हैं, भावनात्मक प्रज्ञता। देखो हिंदी वाले ध्यान रखना, प्रज्ञता, भावनात्मक प्रज्ञता, पर इंग्लिश आप पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा? इमोशनल इंटेलिजेंस। इसलिए हिंदी माध्यम वाले भी इंग्लिश शब्दों को अच्छे से देखें ताकि आपको समझ में ना आए। आप पढ़ के गए भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आपको नहीं पता कि प्रज्ञता भी वही होती है जो बुद्धिमत्ता है। आप पढ़ गए भावनात्मक समझ, आपने तो पढ़ा था कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, समझ कुछ नया होगा। बात इंग्लिश अगर आप देखोगे तो लगभग वो शब्द सेम ही मिल जाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। एंड हाउ कैन बी डेवलप्ड इन पीपुल, हाउ डजंट इट हेल्प एन इंडिविजुअल दैट टेकिंग एथिकल डिसीजन। भावनात्मक प्रज्ञता क्या होता है, ये किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष को नैतिक निर्णय में ये किस प्रकार से सहायक हो सकता है, ठीक है। जनरली प्रश्न जो रहते हैं वो यूपीएससी में ऐसे नहीं पूछे जाते कि क्या होता है, वो या तो उसका यूज बताएगा, जो बाद में इसमें भी बता दिया गया है कि किस प्रकार से सहायता करता है, ये क्या डिसीजन मेकिंग में क्या हेल्प कर रहा है, या फिर कैसे डेवलप किया जा सकता है, मतलब या तो उसके बारे में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं। अब ये कुछ नहीं पूछा गया, 10 नंबर है मतलब 150 वर्ड। तो 150 वर्ड आपके लिए है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ठीक है, अब इसमें ध्यान से पढ़ो, 3 प्रश्न तो वैसे ही है भाई, 1 2 3, 50-50 भी दोगे तीनों के शब्द तो आराम से हो जाएगा। 5-5 लाइन तीनों पे कर दो। अगर जिनमें 2 प्रश्न हो, 3 प्रश्न हो, तो देखें कि कौन सा प्रश्न ज्यादा प्रभावी है, किस पर ज्यादा फोकस कर रहा है वो, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है कि जिसमें तीनों बराबर पूछे गए तो उस पर बराबर शब्दों का प्रयोग करिए, है ना। वहां पर आप डेफिनेशन हर किसी पे फोकस ना करें। जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न की आप बॉडी कंटेंट, जो कंटेंट है और इंट्रो है और कंक्लूजन है वो दें। प्रश्न की प्रवृत्ति समझिएगा, उसके अनुसार ही देना है, ओके। हाँ एप्लीकेशन पे ज्यादा ध्यान दें, डिफाइन उसका उद्देश्य नहीं है। खासकर यूपीएससी में ध्यान रखें, यूपीएससी वाले, कि यूपीएससी वाले जब भी लिखेंगे वो या तो डिसीजन जो सेकंड वाला पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे में तो क्या होता है पहले पार्ट को पूछता ही नहीं है, पहले तो कोटेशन ही देता है। अधिकतर प्रश्न आप देखोगे पहले कोटेशन देगा, उसके बाद उसका यूज करवाएगा। तो आप अगर पूछा जा रहा है कि उसमें डिसीजन इसका यूज क्या है तो यूज पे बताएं, या आपसे राय मांगी जा रही है उस पर फोकस करें। फोकस उन चीजों पे करना है कि कोई प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है तो उस पर ज्यादा फोकस करें। मतलब कुल मिलाकर यह है कि आप वो जो जानना चाह रहा है ना उस पर फोकस करें, ना कि वो आपसे जो जनरल प्रश्न पूछ रहा है उस पर फोकस करें। ये केवल एक उदाहरण दिया है मैंने, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न की प्रवृत्ति समझो, मान लो एक ही प्रश्न पूछा गया तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूं कि मॉरल ऑफ द सेंस समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है ना, कि मॉरल ऑफ द सेंस के मॉरल ऑफ द स्टोरी समझिए, वो कहना क्या चाह रहा है उस पर थोड़ा फोकस करें ना। अगर वो जनरली उपाय मांग रहा है तो आप उपायों पे ज्यादा फोकस करें, ओके। हाँ हाँ, आप क्या कह रहे हो अहमद भैया? नहीं कह रहे? हाँ पर यहाँ पर स्टार्टिंग में पहला वाला जो पूछा गया है ना उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। एमपीपीएससी में सामान्यतः वो कंटेंट पे फोकस करता है, सीधे बताइए कि होता क्या है, तो फिर आपको तो दोनों बराबर वेटेज देना पड़ेगा आपको, है ना। आपको तो उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा कि भाई ये पूछा गया तो मुझे आंसर भी यही करना है, ठीक है। अब एमपीपीएससी के प्रश्नों में चर्चा कर लेते हैं।
ये आगे मैं बताऊंगा आपको कि प्रिजुडाइज क्या होता है, पूर्वाग्रह, पहले से निर्णय ले लेना किसी के बारे में, रूढ़िवादिता भी हम लोग बात करेंगे, ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मैं बताना चाह रहा था ये। हाँ, मनोवर्ती, मनोवर्ती का अर्थ एवं विशेषता समझाइए। देखो सीधे सा पूछा गया, वहां पर उसके यूजेस नहीं पूछा गया था, वहां यूपीएससी में यूजेस पूछे गए थे, यहाँ पर क्या पूछ रहा है सीधा आपसे, मनोवर्ती क्या है उसको एक्सप्लेन करो और साथ में क्या इसकी विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके इस पे आप फोकस करें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबोधक संप्रेषण की संकल्पना, ये मनोवर्ती के साथ ही जुड़ा रहेगा, याद रखना हमेशा। इसमें क्या पूछ रहा है वो कि कैसे आप इसको जानते हो, बस जानना पूछ रहा है, यूज आप करें वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है मनोवर्ती संरचना के निर्धारक तत्व कौन कौन से, विवेचना कीजिए। व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, डिस्कस। संरचना के निर्धारक तत्व, अब ऐसे प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं, केवल इसमें तत्वों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या फैक्टर हैं। हाँ, ये देखो, ये पहली बार मुझे लगा कि बहुत शानदार प्रश्न उनके द्वारा पूछा गया था। विस्तृत दृष्टिकोण से प्रेरणा उन शक्तियों को निर्धारित करने की समस्या है, समझिए प्रश्न को, समस्या है जो कि समस्त जीवन प्राणियों के कार्य करने के लिए बाध्य या उत्तेजित करती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बोरिंग तथा लैंगफील्ड के इस कथन के आलोक में मनोवर्ती परिवर्तन में प्रेरणा की भूमिका को बताइए। यह कहना ये चाह रहा है भैया कि बताओ इस वैज्ञानिकों ने क्या क्या इस मनोवर्ती के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो बताएं। तो कुछ फैक्चुअल है, अब ये आपने नहीं पढ़ा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, कुछ आप थोड़ा सा इसके मिलता जुलता कर दोगे, पर वो जगह उसने नाम दिया है कि बोरिंग और लैंगफील्ड कहते हैं। एक ऐसा ही पूछा गया था हाइडर और फेस्टिंगर, शायद आगे होगा। ये रहा, अभिवृत्तियां मनोवर्तियों का निर्माण कैसे होता है। अभिवृत्तियां मनोवर्ती परिवर्तन के हाइडर और फेस्टिंगर सिद्धांतों को समझाइए। अब ऐसे प्रश्न है जिसमें आप अपने से कुछ नहीं लिख सकते हैं, या तो आप इस वाले लाइन को बस लिख सकते हो, पर सेकंड वाला जो लाइन है कि इसके संदर्भ में बताओ, वहां पर आप अपनी होशियारी पेश ना करें अगर नहीं आ रहा तो। अगर पूछा गया है कि इस व्यक्ति के अनुसार क्या है इसका मतलब, तो उस व्यक्ति के अनुसार अगर आपको आता है तो ही आंसर करें, नहीं तो टाइम खर्च ना करें। पर अगर देखो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि अभिवृत्ति मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, तो पहला तो हैंडल कर सकते हैं, दूसरे वाले को आप छोड़ दें कि भाई मुझे इतना तो आता है, तो वो समय बचेगा आपको। अब आप उसको पट्टी नहीं पढ़ाओगे कि हाइडर ये कहते थे, नहीं आ रहा तो भी जबरदस्ती ठोके जा रहे हो उसमें ना, तो वो गलत धारणा होगी। आपको लग रहा है कि मुझे इसका आंसर आता है तो या बताएं, नहीं आ रहा और किसी के अनुसार पूछा है तो उस प्रश्न को आप छेड़े नहीं, ज्यादा रहेगा उसकी तुलना में। आप उस प्रश्न पे ज्यादा फोकस करें जो आपको बन रहा है, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। हाँ, और कुछ नहीं, चलिए ये सारे प्रश्न इससे रिलेटेड आप पढ़िएगा, ओके, जो भी डाउट रहे। तो अच्छा लगा भैया आज का, नहीं भी लगेगा